नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ। देखिए, आपको अभी तक जो जितना भी हो रहा है, देखिए उसमें ओजोन परत यानी पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और वायुमंडल, 5 को पढ़ते हैं। तो इसमें सप्ताप मंडल और इसके बीच में एक ओजोन परत पाया जाता है, जो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। तो ये जानना है आपको, ये क्या करना है, ओजोन परत, ओजोन मंडल को देख लेना है, एक बार एग्जाम में आ जाए आपका, ठीक है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो इसका भूमध्य रेखा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हो रहा है वो आपको दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है। चलिए अगला है 124 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। कौन इसमें जल असंतुलन का कारण नहीं है। भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना, या पानी का अत्यधिक दोहन, ठीक है। तो जल असंतुलन का कारण कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जल असंतुलन का कारण है, जल असंतुलन का कारण है, और ये भी जल असंतुलन का कारण बनेगा। लेकिन दोष रहित जल संरचना जो है, ये जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ है स्थित है, आपको बताना है। अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है, देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर इसका देहरादून होगा। अगला प्रश्न। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन, कार, स्कूटर आदि न रखें, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें, ठीक है। तो देखिए अभी जो सबसे अच्छा सुझाव होगा वो है, देखिए हम लोग यात्रा क्या करते हैं, तो अपने व्यक्तिगत गाड़ी से करते हैं, इसलिए सभी व्यक्तिगत गाड़ी का उपयोग करेंगे। तो एक बड़ी गाड़ी उसके बदला में होता, तो जितना 10 व्यक्ति यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं अपने अपने कारों से या मोटरसाइकिल से, उतना एक गाड़ी जाएगी, तो एक कार के बराबर उसका प्रदूषण होगा, बाकी के बराबर बच जाएगा। तो इसके लिए, यात्रा के लिए यदि आप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अगला है मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो है। वैसे मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है। एरोसोल कैन का उपयोग, ठीक है, कृषि क्रियाकलाप, वनों का जलाना, उपयोग सभी, ठीक है। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका कारण एरोसोल भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है, वनों का जलाना भी है, यानी उपयोग डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। चलिए 128 नंबर प्रश्न है। केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, सही कारण चुनिए, ठीक है, उसके सही कारण चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, ये बचाते नहीं हैं, ठीक है।
केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, ठीक है। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। इसी कारण किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 सही जा रहा है। 1, 3 और 4 किसमें, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। देखिए बायोडीजल बहुत बार अब तक आ गया, आपने अभी तक जितना क्वेश्चन बैंक बनाया उसमें सभी में आपने देख रहा होगा कि बायोडीजल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए किसको जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है। कॉपर लीफ को, जेंट्रोफा को, कैडल ट्री को या सर्पघंटा को, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जेंट्रोफा को माना जाता है, ठीक है, जेंट्रोफा को माना जाता है। यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील प्रदान, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों के कल्पना शक्ति और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना, ठीक है। देखिए अगर कोई पूछता है कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिला तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है कि विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने तो छात्रों को संवेदनशील बनाना, यानी छात्रों को बिजली का उपयोग जो है संवेदनशील होकर के करना चाहिए, ज़्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक है छात्रों की कल्पना शक्ति और सोच कौशल को बढ़ाता है। इस पर सभी छात्र अलग अलग तरह से विचार रखेंगे, यानी इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों में जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाले सामान्य तत्व है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो होता है आपको कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है दोनों में। झूम की खेती पाई जाती है, झूम की खेती स्थानांतरित खेती, याद रखिएगा सभी राज्यों में अलग अलग नाम होता है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। झूम की खेती कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से झूम कृषि चलता है। तो झूम कृषि जो आपका है वो मेघालय में है, कहाँ पर है, मेघालय में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है, यू अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट सी। सबसे खतरनाक जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट सी तकनीकी का इस्तेमाल है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, नई दिल्ली में, नागासाकी में, ठीक है। तो ग्रीन पीस मुख्यालय का जो उपस्थित है वो आपका एम्स्टर्डम में उपस्थित है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नदी के जल प्रदूषण स्तर को मापा जाता है एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या जीटीपी द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको झारखंड में भी एक बार ही प्रश्न पूछा गया है टेट में ही। तो नदी के जल प्रदूषण को मापा जाता है वो आपका बीओडी, याद रखिएगा बीओडी, जिसको हम लोग कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी द्वारा मापा जाता है। हरित मफलर संबंधित है, हरित मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, ठीक है। हरित मफलर किससे जुड़ा हुआ, ठीक है। देखिए ये हरित मफलर जो है हरे पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। तो जहाँ पर हरे पेड़ पौधे कट जाते हैं, जहाँ पर हरे पेड़ पौधे कट जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है कि क्या होता है आपको ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसी कारण से हरित मफलर जो है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है हरित मफलर, ठीक है। ये ध्वनि प्रदूषण को रखते हैं, याद रखिएगा हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, ठीक है, थीम क्या था। तो देखिए इसके पहले आपने देखा 2019 का पूछा था ना, 2019 का पर्यावरण प्रदूषण वायु प्रदूषण था और 2020 का आपका थीम है जैव विविधता, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना,
विद्यार्थियों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूनों को इकट्ठा करें, उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष करें। और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, यही है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका। तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र, जिसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, वो बना करके यदि हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। GIS का विस्तृत रूप है भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना स्रोत या भूगर्भीय सूचना प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं है। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देखिए GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के स्थानीय डेटा को एकत्रित करना काम होता है, और इसका फुल फॉर्म जो है आपका वो है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। मृत सागर क्या है? आपको बताना है कि मृत सागर क्या है यहाँ पे। ठीक है, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर के बारे में यहाँ पे आपका है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। ठीक है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक है। ठीक है, तो देखिए मृत सागर कौन सा है? तो मृत सागर वैसा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, इसीलिए इसको मृत सागर कहते हैं। ठीक है, मृत सागर में क्या होता है? जो सभी सागरों एवं महासागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन जो है उसको हम लोग कहेंगे मृत सागर। जो सबसे ज़्यादा नमकीन है उसी को मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, तो 144 का राइट आंसर, 140 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ठीक है, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो देखिए जो समोसा खाएगा, जो कटलेट और डबल रोटी खाएगा, उसको कौन सा बीमारी होगा? तो उसको तो मोटापा होगा। क्या होगा? मोटापा। ठीक है, तो एक मोटापा सही चलेगा, तो मोटापा इसमें है और मोटापा इसमें है, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों मोटापा इसमें है। अब देखिए, और दिव्या ऐसा भोजन करते हैं जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, तो आपको याद रखना होगा कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है भोजन पाठ में। तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो अब मोटापा और एनीमिया, तो मोटापा और एनीमिया किस में हो गया? डी में हो गया, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? आपको बताना है। विटामिन 12, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। ठीक है, तो कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विटामिन जो माना जाता है आपको विटामिन ई है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? जब आप चिड़ियाघर में लेके जा रहे हैं तो बच्चा कौन सा वहाँ एक्टिविटी नहीं करे, उसकी कौन सी अनुमति आप नहीं दीजिएगा? ठीक है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ में ले जाना। कौन सा गतिविधि आप नहीं करेंगे ये आपको बताना है, कौन सा उनको सुझाव नहीं देंगे आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो होता है वो है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री के ले जाना। इसका सुझाव आप नहीं देंगे, बाकी सभी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होगी? जो प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक है उसमें कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है? मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना। ठीक है, और विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजन बनाना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानी की जो भूमिका होती है वो होता है कि बच्चों अच्छा तरह से सीखे, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। बच्चे का जैसा दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना, इस पर विशेष प्रयोग नहीं होता। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना, ये देना चाहिए। यानी ए और डी होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो हम लोग एक्टिविटी कराएंगे उसमें मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, अधिगम विस्तार ना के अवसर बच्चों को उपलब्ध कराने रहना चाहिए। हर समय लर्निंग दिखाते रहना चाहिए, अधिगम का विस्तार करते रहना चाहिए, ये इसका मुख्य लक्ष्य होगा। ठीक है। अगला है मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गुणवत्ता या वर्षा। ठीक है। तो मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो मुख्य रूप से आपको वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? सोयाबीन की, मूंगफली की, रत्नजोत की, सूरजमुखी की। ठीक है। देखिए ये जो बायोडीजल है आपको, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सरकार के तरफ से जो बंजर मिट्टी या भूमि जो होते हैं उसके वहाँ पे जेंट्रोफा लगाया जाता है, जेंट्रोफा, या इसी का नाम है रतन जोत, इसी का नाम है रतन जोत। तो ये क्या होते हैं? तो बायोडीजल, इसके बीज जो निकलते हैं बायोडीजल में परिणत किए जाते हैं। इसलिए जेंट्रोफा या रतन जोत जो है ये बायोडीजल के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो जेंट्रोफा या रतन जोत आप कह लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। ठीक है। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है। कौन है? भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है वो आपका ऑक्सीजन है। लगभग 50% ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें देखना है कि कौन कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन मृदा को अप्रदन से बचाते हैं। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन जलवायु में जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि व प्रजनन में सहायक होती है। चलिए एक एक करके वन का टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, आप यहाँ पर देखिएगा। कथन सही नहीं है। वन क्या करते हैं? तो वन मृदा को अप्रदन से बचाते हैं, ये तो कथन सही है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है कि वन में पादप हैं और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन जलवायु में जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। वन जो है जल चक्र या जलवायु में प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करता है वन। जहाँ ज़्यादा वन है वहाँ की जलवायु ठंडी है, जहाँ कम वन है वहाँ की जलवायु गर्म होती है। इसलिए वन जो है जलवायु वो जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यहाँ दिया नहीं करते हैं, तो ये कथन गलत है। मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है। मिट्टी जो है वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा था कौन कथन सही नहीं है, तो ये सी नंबर जो है ये कथन सही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना, मृदा संरक्षण। कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको यहाँ 2019 का जो थीम था वो आपको था वायु प्रदूषण को हराना। क्या था? वायु प्रदूषण को हराना था। ठीक है, और 2018 में क्या था? तो 2018 में प्लास्टिक पोल्यूशन था। क्या था? प्लास्टिक पोल्यूशन था। तो राइट आंसर वायु प्रदूषण को हराना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक जो सदियों से चला आ रहा है, परंपरा से हमारा ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, उसमें खनिज तेल है, कोयला है, ये पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं, ये गैर पारंपरिक आपसे पूछा था, ये ऊर्जा का पारंपरिक
कोयला पारंपरिक स्रोत है, बायोगैस पारंपरिक स्रोत है, इसलिए भी नहीं होगा। लेकिन सौर ऊर्जा, आजकल देखिएगा सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है? ऊर्जा पर जो पारंपरिक स्रोत है उस पर निर्भरता हटाने के लिए अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कम हो जाएंगे, तो किस तरह हम उस ऊर्जा स्रोत के बिना चल सकेंगे। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आएगा, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सौर ऊर्जा का। सभी जगहों पर आप देखिएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियाँ चला करके यहाँ पर बिजली भी पैदा की जा रही है, ये हो गया परमाणु ऊर्जा। यानी राइट आंसर इसका सी है, राइट आंसर इसका सी है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्लियर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है? भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, इसमें कौन? अरावली की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, हिमालय या विंध्याचल की पहाड़ियाँ, कौन सा है इसमें? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत के मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा और सुंदरवन, ये 4 हैं। तो आपसे पूछा गया कौन हॉट स्पॉट में से एक है? अरावली की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी है, या आपका हिमालय है, या विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? देखिए ये इसके पहले भी आपको मिला था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, 1974, 1972, 1981, कौन सा था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972 को देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध शिकार तस्करी से उसको रोकने के लिए यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास किया गया, उद्देश्य से लागू किया गया है। ठीक है, जिससे कि जंगली जानवरों का अवैध शिकार कर व्यापार नहीं किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है। फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजी पश्चिम बंगाल, राही दे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। कपड़ों का प्रकार है और ये राज्य है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, 141 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फिरन जम्मू कश्मीर का है, पानो भाजो पश्चिम बंगाल का, तो पानो भाजी जो है पश्चिम बंगाल का नहीं है, राही दे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो था आपका वो बी है। अगला है, चंद्र ग्रहण होता है, अगला है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के सीधे रेखा में होती है। देखिए आपको हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण की बात है तो चंद्र ग्रहण देखिए। ठीक है, चंद्रमा किस आकार का होता है? पहला चीज़ देख लीजिएगा, चंद्रमा जो होता है किस आकार का होता है? तो वो देखिएगा अमावस्या पूर्णिमा, तो अमावस्या में अर्ध चंद्र और पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र। ठीक है, तो ये जो होता है ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये किस आकार का है? तो आप याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण में वो सेम बना लीजिएगा। ये क्या चाहिए? मान लीजिए सेम, जो घरों में सब्जी सेम उगती है ना, वो सेम है। तो सेम में आप क्या लिखें बताइए? सेम में हम लिखेंगे SEM, SEM। एस का मतलब देखिए सन है, ए का मतलब देखिए अर्थ है, और एम का मतलब देखिए मून है। ठीक है, मून है, तो देखिए ये अर्थ, ये सूर्य, एस से सूर्य, ई से पृथ्वी, और एम से मून यानी चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी किस में है? पृथ्वी बीच में है, तो किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। या पृथ्वी जो है किसके बीच में है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अगर आ जाएगी तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि सेम पर आप बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको ऑप्शन? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब लगती है। तो देखिए यहाँ पे आपको है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, सेम हमने लिखा था, सेम SEM, ई पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी किसके बीच में है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। देखिए पहला ऑप्शन ही हो गया, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। या पृथ्वी को कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो रहा है। तो इस तरह से आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जरूर देख लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण प्रजातियों का जीवन छप जनसंख्या का रख रखाव पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन है? आंतरिक संरक्षण, परिधीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है स्वस्थानीय संरक्षण।
ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवास को संरक्षण रखने के लिए स्वावस्थानीय संरक्षण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है, कुछ वर्ष पहले तक गीध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गीध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थल का विनाश किया जाना, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, गीदों के भोजन में आई कमी, गीदों में फैली महामारी। कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि गीद की प्रजाति कम होते जा रही हो गई है, लगभग लुप्त होने के कगार पर भी कभी देखा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है कि देखिए होता क्या है कि जो भी जीव जंतु जैसे बीमार पड़े हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर से इलाज के क्रम में इसमें डिक्लोफेनेक नामक दवाई दिया जाता है बीमार पशुओं के लिए। ठीक, अगर ये ठीक होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसी बीच मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर में जो होता है डिक्लोफेनेक ये उपस्थित रहता है। ठीक है, अब उपस्थित रहने पर क्या होते हैं, तो पहले जीव जंतु कौन खाते हैं इसको? गीध खाते हैं, कौवा खाते हैं। तो गीध जब खाते हैं तो ये ज़्यादा करके खाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनमें ये डिक्लोफेनेक की दवा चली जाती है, और इसके कारण जो है यहाँ पर गीधों की प्रजातियाँ जो है विलुप्त होती जा रही, गीध का संख्या कम होते जा रही, गीध मरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका आंसर आ जाएगा, पशुपालक द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियों के कारण ऐसा हो रहा है। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? ये आपको आवागमन एवं संप्रेषण में जो रेल मार्ग से संबंधित प्रश्न है, ये देखिए दिया गया है आपको टॉपिक में है 1920, 1856, 1853, 1900। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका क्या है? 1853 हो जाएगा। ठीक है, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर चली थी। ठीक है, चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विडाल, MP, ESR या एलिसा? कौन सा नहीं है? कौन IV से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ठीक है, तो 140 नंबर है आपका। तो 140 देखिए इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है। ऐसे कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। चलिए अगला देखिएगा, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत में पल्स पोलियो जो टीकाकरण कार्यक्रम है कब आरंभ किया गया? 1985, 2005, 1995 या 1990? कब किया गया? ठीक है, तो 141 नंबर प्रश्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कि भारत में पल्स पोलियो जो WHO से आरंभ हुआ वो 1995 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1995 में। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। भारत में कौन सा रोग संक्रामक है? ये आपको भोजन पाठ के अंतर्गत जो आपको टॉपिक दिया, भोजन पाठ के अंतर्गत ये संक्रामक और संक्रामक हमने आपको टॉपिक दे दिया है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघात या डिप्थीरिया? मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है, ये जिस व्यक्ति में होता है वो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैला सकता है। ब्लड प्रेशर ये भी संक्रामक रोग नहीं है। हृदयाघात, हार्ट अटैक ये भी संक्रामक रोग नहीं है। बचता है एक ऑप्शन डिप्थीरिया, जो काली खांसी, कुकुर खांसी हम लोग जैसे कहते हैं। तो ये जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो गले का रोग है, यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी न्यू दिल्ली में है, भारतीय वनस्पति संसद कोलकाता में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर में है, और राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान जोधपुर में है। कौन सा सुमेलित है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित है वो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कोलकाता में आपका है, ये सुमेलित है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोंडवाना, मोर, गीद या सारस? कौन सा है राजस्थान का राजकीय पक्षी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवान। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, ये सिंपल प्रश्न आपको देख लेना, हो सके आ जाए। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हिकल, हम्बोल्ट, टांसले या उडम? ठीक है, कौन सा है आपको बताना है। हिकल, हम्बोल्ट, टांसले या उडम कौन सा है परितंत्र शब्द का गठन किए हैं। ठीक है, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में टांसले द्वारा किया गया था। A.T. टांसले द्वारा किया गया था। ठीक है, टांसले, ये राइट आंसर आपका C है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपको बताना, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मासिनराम? देखिए इसके पहले पड़ता था चेरापूंजी जो कि असम है, लेकिन अब सबसे अधिक वाला हो गया मासिनराम जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, तो मासिनराम को अब टिक करके जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको दो ऊर्जा का स्रोत, एक नवीकरणीय जिसका तुरंत भर में निर्माण हो सकता है, और एक होता अनवीकरणीय जिसका तुरंत निर्माण, अनवीकरणीय जिसको निर्माण होता है लेकिन बहुत अधिक समय लगता है, उसको नवीकरणीय अनवीकरणीय में हम लोग डालते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा ये तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है, जल विद्युत नवीकरणीय है, जीवाश्म ईंधन जिसमें आता है कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम आता है, ये जो है क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, इसका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जीवाश्म ईंधन राइट आंसर ये होगा। मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मिनी माता रोग का संबंध किससे है? एक और ये देखे थे आप पहले मिला था। इसी तरह से आप देखिए प्रैक्टिस सेट यदि आप बनाइएगा ना, तो आपको यहाँ से हम बताते हैं प्रैक्टिस सेट केवल बना लेने से या क्वेश्चन बैंक बना लेने से, आप जो अगर 18 या 20 नंबर ला रहे हैं तो समझिए सीधे 5 से 6 नंबर आपको केवल प्रैक्टिस सेट या आप कहिए कि क्वेश्चन बैंक, मुख्य रूप से क्वेश्चन बैंक आप बना लीजिएगा, तो वहाँ से आपको प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। या उस तरह की आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको जो है प्रश्न को मारने में सुविधा होगा, जो सही प्रश्न आपके होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ से बढ़ जाते हैं स्कोर। इसलिए सभी का आप क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, और आपको तो हम 150 रुपये में सभी नोट्स के साथ क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं केवल ईवीएस का। तो ईवीएस आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ईवीएस ही आपका जो है स्कोरिंग मार्क्स है। ईवीएस में जिसने स्कोर नहीं किया उसका रिजल्ट पलट जाएगा, आप याद रख के जाइएगा। इसलिए ईवीएस का स्कोरिंग करना जरूर याद रखिएगा। और ईवीएस के लिए हम आपको यहाँ पर रामबाण जो हैंड रिटेन नोट्स है, रामबाण हैंड रिटेन नोट्स आपको बना के दे रहे हैं, जहाँ से आपको किसी भी तरह से 30 में 25 स्कोर पार करने वाला है, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ के या नोट्स लेके या नोट्स वीडियो दोनों आपको सब चीज़ मिल रहे हैं, नोट्स वीडियो साथ में उसका जो क्वेश्चन बैंक है सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मिनी माता रोग का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ये HG प्रदूषण जो है मीना माता रोग से जुड़ा हुआ होता है। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। तो देखिए अक्षेपित सामग्री में माना जाता है वो चार्ट पेपर को। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। देखिए आपको अभी तक आपने राजस्थान को भी बनाया था, यूपी को भी बनाया, हरियाणा को भी बनाया, जैविक और अजैविक देखिए कहीं नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका तो हमने आपको नोट्स भी दे दिया है। जैविक घटक और जैविक घटक जो है आपको पर्यावरण के अंदर पढ़ना था, उसका नोट्स भी शामिल आपको बहुत हैंड डिटेल्स में दिया गया है। तो जैविक घटक मतलब जिसमें जीव हो, जीव वाले जो शामिल हो, जैसे पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जीवित प्राणी, तो ये जैव घटक में जाते हैं। लेकिन अजैव घटक जिसमें जीव नहीं हो, जैसे भूमि है, मिट्टी है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, पत्थर है, ये सभी जो है अजैव घटक है, ठीक है। तो जैविक घटक में कौन होगा? भूमि जो है अजैव घटक है, वायु जो है अजैव घटक है, जल जो है अजैव घटक है। तो अब बच गया पौधा ये जैव घटक है क्योंकि इसमें जीव होता है। क्लियर? 150 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, कौन सी है? महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो वो जयंती है महावीर जयंती मनाई जाती है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011, 2012, 2013 या 2014, ठीक है। देखिए ये नमामि गंगे अभियान क्या था? तो केंद्र सरकार की योजना थी, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो है वो आपका 2014 ईस्वी में हुआ था। और इस परियोजना का जो शुरुआत था वो गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? कम करने के लिए किया गया था। और गंगा नदी को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न था नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर 2014 होगा। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी संसार के किस संवर्ग में आता है? वो पक्षी ग्रुप में आता है, सरीसृप ग्रुप में आता है, जल स्थचल आता है या मत्स्य ग्रुप में आता है? किस ग्रुप में आता है आपको बताना है, ठीक है। तो मगरमच्छ प्राणी देखिए वो किस तरह से चलता है, तो जिस तरह से सांप ये सब चलते हैं उसी तरह से ये भी चलता है ना। तो ये आपका जो ग्रुप चला जाता है वो आपका सरीसृप ग्रुप का चला जाता है, ठीक है। ये किस ग्रुप का चला जाता है? सरीसृप ग्रुप का चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं छिपकली, ये वो भी उसी ग्रुप में आ जाती है, तो ये सरीसृप ग्रुप का जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है
सूर्यनगरी किसका नाम है? सूर्यनगरी किसका नाम है आपको बताना है। जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का? सूर्यनगरी किसका नाम है? तो सूर्यनगरी जो है यहाँ पर आपको जो जाना जाता है वो बाड़मेर को जाना जाता है। ठीक है, सूर्यनगरी किसको जाना जाता है? तो सूर्यनगरी आपको बाड़मेर या जोधपुर या जैसलमेर किसको कहा जाएगा? तो सूर्यनगरी के लिए यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो ऑप्शन आपका काम करेगा वो आपका चलेगा जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर को नहीं करना है, जोधपुर को ही करना है, ये सही आंसर आपका चला जाएगा। तो सूर्यनगरी किसको माना जाता है? जोधपुर का माना जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर जोधपुर होगा। 132 का यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोरेन और प्रोजेस्टेरोन, ये किससे जुड़ा हुआ है? इधर हार्मोन का कार्य दिया हुआ है, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन या रक्त में शर्करा स्तर का नियम। तो देखते हैं, इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन आपको क्या करेगा? तो वृद्धि हार्मोन शरीर के अंगों में वृद्धि को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2 हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है? तो देखते हैं जिनको जो है कि शुगर बीमारी होती है वो इंसुलिन लेते हैं, तो वो में क्या करते हैं? रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है। तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कम होगा, यानी बी का 4 होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोरेन, वो क्या करता है? तो नर में यानी पुरुष में लैंगिक लक्षणों का वृद्धि या नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए है और प्रोजेस्टेरोन स्त्री के लिए यानी मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बना है, यानी ए का 2 है, बी का 4 है और सी का ए है। क्या है? सी का ए है और सी का ए हो गया। अब देखिए डी का आपका जो है वो 3 है। ठीक है, डी का 3 है। किस में ऑप्शन आया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगभग में गलत है, इसमें भी गलत है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा 3 और 3 दोनों कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक 4 कर लेना है। ठीक है, 2 4 1 3, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 2 4 1 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख भी लेते हैं कि सही है या गलत है, यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, ए का देखिए, ए का क्या दिया है? 2, तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों को वृद्धि प्रेरित करता है, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया 3, यानी ये 4 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, 1, ये भी सही हो गया। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो मादा में लैंगिक लक्षणों 3, ये भी सही हो गया। यानी ऐसे देखिएगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो PDF लिए हैं, देखिए ये किताब का बना हुआ है, हमने हैंड रिटेन नोट्स आपको नहीं बनाया है, इसमें बहुत जगह गलत मिल सकता है, आपको थोड़ा सुधार कर लेना होगा। तो आप सभी देख लीजिएगा, जो भी यहाँ से PDF लेके जुड़े हैं, इस तरह से सुधार कर लीजिएगा अपने PDF में। ठीक है, चलिए अगला, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को, कब दी जाती है? ठीक है, तो देखिए खादी के जो बने वस्त्र हैं वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, खादी का प्रचार जो है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो यह महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही दिया जाता है केवल। ठीक है, तो खादी के बने वस्त्रों की कीमत विशेष छूट कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। अगला है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीली हवा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे पर्वतारोहण हम लोग करते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायु का दाब कम होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग जाते हैं कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक है, तो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण होता है वो आपका कम वायुदाब होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये आप लोग को हमने बहुत अच्छी तरह से सभी नोट्स में दिया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीव हो और अजैविक घटक निर्जीव।
ठीक है, जिसमें जीव नहीं हो उसको, जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, जल, हवा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। पत्थर सभी अजैविक घटक में आएंगे। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक, तो पादप तो आपका जैविक घटक हो गया, जीव जंतु सजीव है जैविक घटक हो गए, जीवाणु जैविक घटक हो गए, लेकिन यहाँ पर एक वायु दिया है, ये अजैविक घटक है। ये कौन है? अजैविक घटक है, ठीक है। तो 135 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? देखिए रेशम का जो कीट होते हैं उसका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ या आम की पत्तियाँ, ठीक है। तो रेशम कीट जो होता है किस पर बैठते हैं? शहतूत की पत्तियों पर बैठते हैं, इसलिए इनका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ ही होती है, ठीक है। तो रेशम कीट का भोजन होता है शहतूत की पत्ती। अगला है, तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटीन या मार्फिन, ठीक है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में यहाँ पाया जाता है आपका जो एल्कलाइड के रूप में वो होता है उसमें निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है।